अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेसिकली हमारा जो है लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम जो है 14 और 15 लेक्चर्स को जो है एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है? अपने ये हमारा बेसिकली लास्ट लेक्चर होगा इस पूरे कोर्स का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड आई होप आप लोगों को अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोगों को ये कोर्स पढ़ने में भी मज़ा आया होगा। जो कंटेंट है हमारे बेसिकली हम पढ़ेंगे प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन्स। ऑलरेडी हमने लेक्चर 7 के अंदर जो है प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन्स के रिलेटेड पढ़ा था। ठीक है? हम ये पढ़ेंगे कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, हम मेंटल मॉडल के रिलेटेड पढ़ेंगे, क्वालिटीज़ में इश्यूज़ क्या-क्या आते हैं री-इंजीनियरिंग प्रोसेसिंग के अंदर, ये सारे, ठीक है? ये बेसिकली हम एक ही लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर देंगे, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है? प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन्स क्या होते हैं? प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन रेफर टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस टू द कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है? It involved reading and interpreting source code to comprehend its structure, behavior, and functionality. Its importance can be highlighted in several ways. Maintenance and debugging. Developer often spend a significant amount of time maintaining and debugging existing code. Program comprehension is essential for understanding the code base, identifying issues, and make modification without introducing new errors. अब देखें इसमें करना क्या है आपने। अच्छा जी। देखो प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को समझाने और बेसिकली उसके जो है ना, सही है, उसका बेसिकली एक तरीके से आप जो है ना मनसूबाबंदी करते हैं ना, मनसूबाबंदी बेसिकली करने की जो है सलाहियत होती है। मतलब इसके अंदर जो है आपको इसमें सोर्स कोड को बेसिकली पढ़ना और समझना बेसिकली जो शामिल है। क्यों? ताकि हम बेसिकली ना इसके बेसिकली स्ट्रक्चर मतलब के ढांचे जो होते हैं, ढांचा मतलब स्ट्रक्चर होता है ना, उसका जो अमल होता है, उसकी फंक्शनैलिटी को आप जो है वो समझा सकें। ठीक है? और इसकी अहमियत मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ तरीकों से देखो ये बताई गई हुई है, जिसमें आपके पास जो है मेंटेनेंस एंड डीबगिंग के बारे में था। तो मेंटेनेंस एंड डीबगिंग क्या चीज़ होता है कि डेवलपर जो होता है ना, अक्सर मतलब कि मौजूदा कोड को जो है ना मेंटेन और डीबग जो है ना, वो करने में बहुत ज़्यादा वक़्त जो है वो लगाता है। क्योंकि डीबगिंग एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे वक़्त लगता है। ठीक है? कोडिंग करने में तो वक़्त लगता ही लगता है, बट असल में डीबगिंग करने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है, गलतियाँ निकालने में। प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन ज़रूरी क्यों होता है? ज़रूरी इसलिए है ताकि मतलब कोड बेस जो होता है ना उसको बेसिकली समझाया जा सके, ठीक है? और मसाइल जो उसके अंदर हो रहे हैं ना उसको आपने पहचाना जा सके और बिना बेसिकली नए गलतियाँ किए जो है ना उसको आप कोई नई गलती ना हो इसलिए डिबगिंग की जाती है। सो जो कि कोड बेस होता है ना, कोड को बेसिकली जो है ना कोड बेस को समझा जा सके और मसाइल जो होते हैं ना उसको बेसिकली जो पहचाना होता है ना वो जा सके, ठीक है? और जो आपके पास बिना नई गलती करे जो है ना आप बेसिकली तब्दीली की जा सके क्योंकि तभी आप डिबगिंग कर रहे हो। ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर एक बेसिकली डेवलपर है, डेवलपर को एक पुरानी एप्लीकेशन में जो है वो बग ढूँढना है, ठीक है? पुरानी एप्लीकेशंस में उसमें क्या करना है, बग ढूँढना है। तो वो क्या करेगा? तो उसे बेसिकली पहले जो है वो कोड का बेसिकली समझना पड़ेगा कि कोड बेसिकली क्या है। अगर कोई मतलब कि टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, मैं उसको बोलूँ कि भाई ये लो कोड, इसको समझ के इसके अंदर गलतियाँ निकालो, वो निकाल सकेगा? नहीं, जब तक कि उसको उसकी कोड की नॉलेज नहीं होगी, वो नहीं कर सकता। तो कोड को पहले आपको समझना पड़ेगा ताकि बेसिकली वो मसला जो है ना वो सही से समझ सके। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके भाई पेट में दर्द होता है, कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है? मैं उसको बोलूँ कि चेक करो भाई पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो क्या वो बता पाएगा? नहीं, वो नहीं बता सकता। जब तक कि आप उसी डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे जो बेसिकली जिसका वो काम है, तो वो आपको ये क्लियरली बता सकता है। अब है आपके पास कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि इन कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट डेवलपर्स में वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है? प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन अलाउ टीम मेंबर्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर कोड्स, फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशंस एंड इंप्रूविंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। कोड रिव्यू क्या चीज़ होती है? द कोड रिव्यूज आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग कोड क्वालिटी। प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन इज क्रूशियल ड्यूरिंग कोड रिव्यू एज रिव्यूअर नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड बीइंग प्रोसेस। ठीक है? कोड एवोल्यूशन क्या चीज़ होता है? तो कोड सिस्टम इवॉल्व ओवर टाइम विद न्यू फीचर्स, एनहांसमेंट एंड बग फिक्सेस। प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब देखो कोलैबोरेशंस क्या चीज़ है कि जब ना मल्टीपल डेवलपर्स जो होते हैं वो मतलब एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो हर डेवलपर का काम के बेसिकली ना मुख्तलिफ हिस्सों पर होता है। अब ये 2 डेवलपर्स हैं वो मतलब कि एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप हाफ-हाफ कर लेते हो। ठीक है? हिस्सों पर काम चला जाता है। अब प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो ये बेसिकली अलाउ करता है कि टीम के लोग ना एक-दूसरे के कोड को जो है समझ सकें। हाँ, और जो मिल-जुल कर काम करने में जो है मददगार होता है और प्रोडक्टिविटी को क्या है बढ़ाता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक डेवलपर ने फ्रंट एंड का काम किया है, ठीक है? तो उसी तरीके से एक ने किया है बैक एंड का काम। तो दोनों को जो है ना एक-दूसरे का बेसिकली कोड समझना पड़ेगा। अब वो कोड क्यों समझना पड़ेगा? कोड इसलिए समझना पड़ेगा कि आपके बेसिकली कोड समझ के जो है आपको इंटीग्रेशन करने में जो है ना वो एक तरीके से आसानी हो। कोड रिव्यू क्या चीज़ होती है? कोड रिव्यू बेसिकली कोड क्वालिटी को जो है ना बरकरार रखने के लिए जो है ज़रूरी है। अब इसमें आप जो है प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन का होना इसलिए अहम होता है क्योंकि रिव्यूअर्स जो होते हैं ना, जो रिव्यू कर रहे होते हैं, वो कोड रिव्यू को ना कोड जो चेंजेस होते हैं उसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन को समझाना होता है। अगर एक डेवलपर ने नए बेसिकली फीचर ऐड किए हैं, ठीक है? तो बेसिकली व्यूअर जो होगा जो देखना है तो ये बेसिकली समझाना होगा कि ये फीचर मतलब कैसे काम करता है।
सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन ये होता है कि भाई सॉफ्टवेयर सिस्टम ना वक्त के साथ साथ मतलब नए फीचर्स, एनहांसमेंट और बग फिक्सेस के साथ इवॉल्व होते हैं। और प्रोग्राम कॉम्प्रीहेंशन ये समझाने के लिए ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब मुख्तलिफ कंपोनेंट्स कैसे बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं और तब्दीलियाँ ओवरऑल सिस्टम पर क्या असर डालती हैं। जैसे कि आपके पास एक मोबाइल ऐप में बेसिकली नए फीचर्स बेसिकली जो है वो डालने पर डेवलपर्स को बेसिकली पुराने फीचर्स और बेसिकली उनकी जो है ना वर्किंग को समझना पड़ेगा। उसके बाद है आपके पास refactoring and optimization. When optimizing codes and refactoring to improve in structure or in performance, a deep understanding of the program is necessary. Program comprehension help in identifying area that can be refactor. मतलब कि जब कोड को आप ऑप्टिमाइज या फिर रिफैक्टर करना तो ठीक है, आप उसको करते हो ना, वो क्या होता है कि ताकि बेसिकली स्ट्रक्चर या परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि तो प्रोग्राम का बेसिकली ना गहरा समझ होना भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पे ऐसे मददगार होता है कि मतलब ऐसे एरिया को ना आप बेसिकली पहचाना जा सके जो बेसिकली रिफैक्टर या बेसिकली ऑप्टिमाइज किए जा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी फंक्शंस को आपने बेहतर करना है तो डेवलपर को उस फंक्शन की बेसिकली पुरानी फंक्शनलिटी को जो है वो आपने समझना पड़ेगा। अब टेस्टिंग और वेरिफिकेशन है आपके पास। टू डिजाइन इफेक्टिव टेस्ट केसेस एंड इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, डेवलपर नीड टू कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम बिहेवियर। ठीक है, प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन एड इन टेस्ट स्ट्रेटजीज एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉर्नर। मतलब यहाँ पर ये है कि इफेक्टिव टेस्ट केसेस जो होते हैं ना डिजाइन करना और बेसिकली सॉफ्टवेयर की जो है ना करेक्टनेस बेसिकली इंश्योर करने के लिए डेवलपर्स को जो है प्रोग्राम के बिहेवियर को क्या करना है, बिहेवियर का कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली तैयार करने और पोटेंशियल मतलब कि कॉर्नर केसेस को जो है पहचानने में जो है मददगार होता है। तो ये इतनी छोटी सी बात ये थी कि भाई प्रोग्राम कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि भाई एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ना एक बेसिक बुनियादी स्किल्स है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मुख्तलिफ मतलब के पहलुओं को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस करता है। ये सिर्फ ना इंडिविजुअल डेवलपर्स की बेसिकली प्रोडक्टिविटी को बेहतर नहीं करता, बल्कि जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की ओवरऑल सक्सेस एंड मेंटेनेबिलिटी में भी जो है अहमियत रखता है। अब यहाँ पे आपके पास है मेंटल मॉडल। Mental model refer to the cognitive representation that a programmer form and understand and make sense of a computer program. ठीक है, this mental model various static and dynamic element allow the programmer to structure behavior and purpose of the सॉफ्टवेयर। मतलब मेंटल मॉडल का मतलब है कि बेसिकली वो मतलब सोचने का ढंग, सही है, जो मतलब कि एक प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम को ना, ठीक है, समझने के लिए मतलब कि तैयार करता है। जैसे कि भाई ये बेसिकली मेंटल मॉडल जो होता है ना मुख्तलिफ स्टैटिक और डायनामिक एलिमेंट को जो है ना वो शामिल करता है, जो प्रोग्रामर्स को जो है सॉफ्टवेयर की स्ट्रक्चर, बिहेवियर और बेसिकली मकसद समझाने में जो है मदद देता है। अब नेक्स्ट आप स्टैटिक पढ़ोगे कि भाई स्टैटिक एलिमेंट्स क्या है मेंटल मॉडल के। तो स्टैटिक एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम आर एज फॉलो: टेक्स्ट स्ट्रक्चर, चंक्स, स्कीमास, प्लान्स, हाइपोथेसिस। मतलब टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है कि भाई कोड टेक्स्ट एंड इट्स structure are known as text structure. Text structure knowledge is useful in gaining control flow knowledge for program understanding. Chunk, the concept of program chunk enables programmers to create high level abstraction from lower level abstractions. मतलब यहाँ पर ये है कि भाई आपके पास जो है स्टैटिक बेसिकली एलिमेंट में बेसिकली अब ये यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है कि कोड का ना टेक्स्ट और बेसिकली उसकी स्ट्रक्चर का जो है ना टेक्स्ट स्ट्रक्चर बेसिकली कहा जाता है। कोड का कोई भी टेक्स्ट होगा या उसके स्ट्रक्चर को जो है हम टेक्स्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है। टेक्स्ट स्ट्रक्चर का जो है मतलब आपका एक तरीके इन प्रोग्राम समझने के लिए जो है कंट्रोल फ्लो का जो है वो एक तरीके से तो समझाने मतलब कि उसको जो है ना एक तरीके से हासिल करने में जो है ना मददगार होता है। जैसे अगर किसी फंक्शन की आपने डेफिनेशन पढ़ी तो हम बेसिकली ये समझ सकते हैं कि क्या समझ सकते हैं कि ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है और किस तरीके से प्रोग्राम में फ्लो हो रहा है। चंक का मतलब ये होता है कि भाई प्रोग्राम चंक का कॉन्सेप्ट जो है ना प्रोग्रामर्स को लोअर लेवल एब्स्ट्रैक्शन से हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन बनाने की बेसिकली जो है ना वो इजाज़त देता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक प्रोग्रामर है, अगर एक प्रोग्रामर बेसिकली छोटे छोटे फंक्शन को एक बड़े फंक्शंस में इंटीग्रेट कर रहा है तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो इन फंक्शंस को एक चंक की जो है तरह समझ सकता है। स्कीमा क्या होता है कि रिसर्च ऑन टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशंस हैज प्रोड्यूस एन important concept called schemas. Schemas are generic knowledge structures that guide the comprehender interpretation. स्कीमा ये होता है कि भाई टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन पर रिसर्च ने ना एक बेसिकली अहम कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोड्यूस किया है, जिसे हम जो है स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा जो होते हैं वो एक तरीके से जेनरिक नॉलेज स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिकली समझने वाले की जो है ना इंटरप्रिटेशन या फिर उसके इन्फ्लुएंस या उसके जो है एक्सपेक्टेशन और अटेंशन को जो है गाइड करते हैं। जब बेसिकली पैसेजेस मतलब के, ठीक है, समझे जाते हैं। जैसे अगर किसी कोड में ना एक पैटर्न है,
ठीक है, तो प्रोग्रामर क्या करेगा इस पैटर्न का ना, ठीक है, मतलब उस पैटर्न के जो है ना सोच में वो फिर आगे का अजम्पशन जो है वो बना सकता है कि ये पैटर्न है, आगे किस तरीके का काम करना है। अब प्लान्स क्या चीज़ होती हैं? प्लान्स आर ब्रॉड काइंड ऑफ नॉलेज एलिमेंट्स यूज बाय प्रोग्रामर्स इन ऑर्डर टू comprehend program. A knowledge element is anything that is useful in understanding a program. मतलब प्लान बेसिकली क्या होता है, वो ब्रॉड टाइप की जो है नॉलेज एलिमेंट है जो प्रोग्रामर्स बेसिकली प्रोग्राम समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और नॉलेज एलिमेंट किसी भी चीज़ को कहा जाता है इसको जो बेसिकली प्रोग्राम समझने में मददगार हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी फंक्शन का नाम उसकी एक्टिविटी का, ठीक है, इंडिकेशन देता है, तो क्या होता है, तो ये फंक्शन जो है ना आइडेंटिफायर बेसिकली एक नॉलेज एलिमेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल है कि भाई कमेंट के ब्लॉक जो एक फॉर लूप को बेसिकली डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ जनरल काइंड है, एक डोमेन प्लान है, एक प्रोग्रामिंग प्लान है। डोमेन प्लान क्या होता है कि दीज इंक्लूड नॉलेज अबाउट द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग इट्स एनवायरनमेंट दैट द सॉफ्टवेयर सिस्टम इज सॉल्विंग। मतलब कि ना डोमेन प्लान ये होता है कि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के बारे में ना इल्म हासिल करते हैं जो बेसिकली सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉल्व कर रहा है। जैसे मगर जैसे एक आपके पास जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए है, तो सॉफ्टवेयर पैकेज जो है आप डेवलप करने का, ठीक है, प्लान्स में जो है लीनियर अलजेब्रा के बेसिकली मुख्तलिफ जो है ना पहलुओं के जो है आप उसके अंदर स्कीमाज जो है वो होंगे। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स इन्वर्जन जो होती है ना, ठीक है, डोमेन प्लान्स जो होते हैं प्रोग्रामर्स को बेसिकली कोड को समझने में क्या कर रहे होते हैं, मदद देते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दूँ, अगर किसी सिस्टम में ना आपने कॉल सेटअप करना है तो आप क्या करते हैं, तो डेस्टिनेशन यूजर का बेसिकली पता करना जरूरी है, वरना कोड कॉम्प्रिहेंशन क्या होगा, एक्यूरेट आपका नहीं होगा। इसी तरीके से आपके पास है प्रोग्रामिंग प्लान्स involve outlining the steps and strategies for implementing the software solution based on the domain planning। मतलब ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने के लिए जो है ना स्टेप और स्ट्रेटजीज मतलब कि आउटलाइन करते हैं जो डोमेन प्लानिंग पर जो है मबनी होते हैं। और हाइपोथेसिस क्या होता है कि एज प्रोग्रामर रीड कोड एंड द रेलेवेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स they start developing an understanding of the program to verify degrees. The quality of their understanding can be characterized in terms of depth, breadth and degree of accuracy। मतलब कि जब प्रोग्रामर्स कोड और बेसिकली रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पे जो है ना वो पढ़ते हैं तो वो प्रोग्राम को जो है समझने की कोशिश करते हैं, और जो बेसिकली मुश्किल जो है ना एक तरीके से मतलब कि मुख्तलिफ दर्जे तक जो है ना वो होता है, तो इन बेसिकली समझ की ना क्वालिटीज़ को डेप्थ और मतलब कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के टर्म में जो है ना करेक्टराइज किया जाता है। अब मिसाल के तौर पर एक प्रोग्रामर एक ना ई कॉमर्स की एप्लीकेशन पर काम कर रहा है, तो उसे डोमेन प्लान के जरिए बेसिकली ये समझाना पड़ेगा कि यूज़र बेसिकली कैसे प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, और प्रोग्रामिंग प्लान्स के जरिए उसको क्या समझाना पड़ेगा, बेसिकली ये बताना पड़ेगा, ये बेसिकली ना तय करना पड़ेगा क्या चीज़ का, कि पेमेंट बेसिकली प्रोसेस जो होता है वो कैसे इंप्लीमेंट की जाएगी। इस तरीके से जो होता है प्रोग्रामर का मेंटल मॉडल जो है वो बनेगा जो बेसिकली उससे जो है ना कोड को समझने, मॉडिफाई करने और नए फीचर ऐड करने में मदद करेगा। ये पूरा है। डायनेमिक एलिमेंट्स क्या क्या चीज़ है? चंकिंग होता है, क्रॉस रेफरेंसिंग एंड स्ट्रेटजीज। चंकिंग का मतलब रिकॉल दैट स्मॉलेस्ट लेवल चंक एंड कोड fragments representing low-level functionalities involving looking up or connecting different parts of the code base that are related to each other, either through function calls, variable reference. Strategies and programming comprehension refer to the mental approaches or plans that programmers employ to understand and make sense of the code। मतलब चंकिंग का मतलब क्या होता है कि भाई सबसे छोटे लेवल का जो है ना चंक्स होता है, मतलब कि वो कोड फ्रेगमेंट है जो बेसिकली लो लेवल फंक्शनैलिटीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक फंक्शन किसी स्पेसिफिक कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहा है तो उसका चंक उस कैलकुलेशन का कोड होगा। क्रॉस रेफरेंसिंग क्या चीज़ होती है? इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि कोड बेस के ना मुख्तलिफ मतलब हिस्सों को जो है ना देखना, या उन्हें बेसिकली कलेक्ट आप एक तरीके से कनेक्ट जो कर रहे होते हो वो होता है। मतलब एक दूसरे से ये ना एक रिलेटेड है, चाहे वो बेसिकली फंक्शन कॉल हो, वेरिएबल रेफरेंस हो, या किसी और बेसिकली जो है डिपेंडेंसी को के जरिए बेसिकली हो। जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन में जो है दूसरे फंक्शन को कॉल किया गया है, तो वो बेसिकली क्या है, वो प्रोग्रामर को दोनों फंक्शंस को समझना, ठीक है, पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो समझ सके कि ये बेसिकली किस तरीके से जो है इंटरेक्ट करते हैं। स्ट्रेटजीज क्या होती है? स्ट्रेटजीज इन प्रोग्रामिंग कॉम्प्रिहेंशन रेफर टू द मेंटल अप्रोचेज और प्लान्स दैट प्रोग्रामर्स एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ द कोड। मतलब कि भाई प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन में जो होता है ना स्ट्रेटजीज उन मेंटल अप्रोचेज या फिर प्लान्स को कोड करते हैं जो बेसिकली प्रोग्रामर्स कोड को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी बेसिकली कब तैयार होती है? वो तब तैयार होती है जब प्रोग्रामर किसी गोल्स को हासिल करने के लिए एक्शन आइडेंटिफाई करता है। अब यहाँ पर क्वालिटी इश्यूज इन री इंजीनियरिंग प्रोसेस।
सबसे पहले ये ना री इंजीनियरिंग क्या होता है, री इंजीनियरिंग का प्रोसेस क्या होता है। री इंजीनियरिंग प्रोसेस बेसिकली क्या है कि चाहे वो बेसिकली बिजनेस प्रोसेस हो या टेक्नोलॉजी, मतलब कि मुख्तलिफ क्वालिटी इशूज़ के सामने जो है ना आप कर सकते हैं। इन मसाइल को जो ना मतलब आपने पहचानना है और बेसिकली एड्रेस करना है। किसी भी री इंजीनियरिंग मतलब कि इनिशिएटिव के लिए बेसिकली ज़रूरी है कि मतलब कुछ आम क्वालिटी इशूज़ जो बेसिकली बिजनेस प्रोसेस है री इंजीनियरिंग में बीपीआर और टेक्नोलॉजी री इंजीनियरिंग से जुड़ी हैं, उनमें से ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास है रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है? मतलब कि आपके पास इशू क्या चीज़ है कि भाई एम्प्लॉयज़ और स्टेक होल्डर में रेजिस्ट चेंजेस टू एक्जिस्टिंग प्रोसेस ड्यू टू फियर ऑफ जॉब लूज, अनसर्टेन और सिंपल डिस्कम्फर्ट विद द न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। मतलब एम्प्लॉयज़ या फिर स्टेक होल्डर ना नए प्रोसेस में जो है तब्दीली को लेकर जो है रेजिस्ट जो है वो कर सकते हैं, जो कि मतलब कि जॉब लॉस या अनसर्टेनिटी या नए तरीके से काम करने में जो है डिस्कम्फर्ट की वजह से बेसिकली हो जाता है। अब इसका बेसिकली इम्पैक्ट क्या है कि भाई रेजिस्टेंस कैन स्लो डाउन द री इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड हिंडर द अडॉप्शन ऑफ न्यू बेसिक रेजिस्टेंस जो होता है ना री इंजीनियरिंग प्रोसेस को क्या करता है, स्लो कर सकती है और नया जो प्रोसेस होता है प्रोसेस को जो है ना अडॉप्ट करने में बेसिक क्या होती है, रुकावट डाल सकती है। इसी तरीके से एक मिसाल है इसकी रेजिस्टेंस ऑफ चेंज की कि अगर एक कंपनी ना नए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉय को उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने में तकलीफ महसूस होती है, तो वो नए तरीके से नहीं बेसिकली अपनाते हैं, जिससे बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो जाता है, देर होती है। इनएडिकेट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसके अंदर सिंपल सा ये है कि देखो अगर करंट और फ्यूचर बेसिकली रिक्वायरमेंट को जो है ना थ्रूली एनालाइज नहीं किया गया, तो मतलब सोल्यूशन ना वो नहीं हो सकता जो असल नीड के एड्रेस बेसिकली आप जो है ना नीड्स को जो है एड्रेस कर रहे हैं। मतलब इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट ये है कि री इंजीनियरिंग प्रोसेस एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी गेन या इंप्रूवमेंट नहीं दे सकती। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर किसी हॉस्पिटल से जो है पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स को अपडेट करने का प्लान बनाया, लेकिन पेशेंट जो है केयर स्टाफ की एक्चुअल नीड को समझने में गलती की, तो बेसिकली नया सिस्टम क्या करेगा, उसके काम को बेहतर नहीं बना सकता। अब यहाँ पे अनसफिशिएंट ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग्स एंड कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द चेंज कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एरर एंड अ स्लोअर अडॉप्शन ऑफ द न्यू प्रोसेसेस। मतलब कि चेंज के बारे में ना प्रॉपर ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन की जो आपकी कमी है और मिसअंडरस्टैंडिंग एरर और नए प्रोसेसेस को जो है ना, ठीक है, अपनाने में बेसिकली जो है बहुत देर कर सकते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज एरर एंड प्रोलॉन्ग ट्रांजिट पीरियड। मतलब कि ये बेसिक प्रोडक्टिविटी को जो होती है ना उसको कम कर सकता है, एरर को बढ़ा सकता है और ट्रांजिशन पीरियड को लंबा कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम लॉन्च किया, लेकिन स्टाफ को इस सिस्टम का जो है इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग नहीं दी, तो क्या हुआ, स्टाफ बेसिकली क्लाइंट की मदद नहीं कर सकते, जिससे बेसिकली कस्टमर क्या हो सकता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो खराब हो सकता है। अब ये लास्ट है हमारे पास कि भाई क्वालिटी इशू एसोसिएटेड एंड टेक्नोलॉजीज, मतलब कि कंपैटिबिलिटी इशूज। इशू क्या है इसमें कि भाई इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन न्यू एंड एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज कैन लेड टू इंटीग्रेशन चैलेंजेस, डाटा लॉस एंड डिस्ट्रप्शन। उसके बाद जो है आपका इम्पैक्ट क्या है कि भाई रिड्यूस सिस्टम रिलायबिलिटी, इंक्रीज डाउन टाइम एंड पोटेंशियल लॉस ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। मतलब ये नए और बेसिकली मौजूदा जो है ना टेक्नोलॉजीज के दरमियान, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी का बेसिकली ना होना, इंटीग्रेशन चैलेंजेस, डाटा लॉस या फिर आपका डिस्ट्रप्शन का जो है ना वही सबब बन सकता है। अब असर क्या हो सकता है इससे, बेसिकली असर ये हो सकता है, इम्पैक्ट यही पड़ सकता है कि भाई सिस्टम की रिलायबिलिटी जो होती है वो कम हो सकती है, डाउनफॉल जो होता है वो बढ़ सकता है और डाटा इंटीग्रिटी का जो है वो खतरा हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी है, ठीक है, अपने पुराने CRM होता है, कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, उसको बेसिकली नए क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स में ना रिप्लेस करती है। लेकिन क्या होता है कि दोनों सिस्टम्स के दरमियान जो होता है ना आपका डाटा माइग्रेशन करने में क्या होता है, चैलेंजेस आते हैं। तो इससे बेसिकली होता ये है कि भाई कस्टमर को ना रिकॉर्ड को बेसिकली उसका डाटा होता है ना वो खो सकता है, जिससे बेसिकली बिजनेस ऑपरेशन में जो है ना रुकावट हो सकती है। सिक्योरिटी कंसर्न क्या होता है कि भाई इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं कि भाई फेलिंग टू एड्रेस सिक्योरिटी कंसिडरेशन ड्यूरिंग टेक्नोलॉजी री इंजीनियरिंग कैन रिजल्ट इन vulnerabilities and expose the system to potential cyber threat। मतलब कि टेक्नोलॉजी री इंजीनियरिंग के दौरान ना सिक्योरिटी कंसिडरेशन को एड्रेस ना करना vulnerabilities क्रिएट कर सकता है और सिस्टम्स को जो है ना पोटेंशियल बेसिकली साइबर थ्रेट्स का शिकार बना सकता है, जिसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि आपका आपका मतलब इससे डाटा ब्रीच हो सकता है, अनऑथराइज जो है वो आपके पास एक्सेस हो सकता है और बेसिकली सिस्टम इंटीग्रिटी जो है ना कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर यह है कि अगर एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते वक्त आपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करता है, तो हैकर क्या होगा, अपनी वेबिलिटी का जो है ना वर्नेबिलिटी का जो है वो फायदा उठाकर जो है ना सेंसिटिव बेसिकली कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को वहां से चुरा सकता है। और जैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन क्या होगी, वो खराब हो सकती है और लीगल बेसिकली जो है कॉन्सिक्वेंसेज भी जो है वो हो सकते हैं। तो इस क्वालिटी इशू को जो है पहचानने और बेसिकली इसका सही इस्तेमाल करने से बेसिकली जो है ना हल जो है ना किसी भी टेक्नोलॉजी री इंजीनियरिंग इनिशिएटिव की
सक्सेस के लिए जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये चैप्टर जो है 14 और 15 कंप्लीट हो गया, और इधर हमारा पूरा जो है ये एक तरीके से कोर्स जो था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ये कंप्लीट हो गया। आई होप यू लव ऑल द लेक्चर्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। हमने सारा जो अपना लेक्चर्स अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंप्लीट किया। आई होप तुम लोगों को ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट कोर्स के साथ हाजिर हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।